दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। जैसा आप जानते हैं कि ईरान में इस वक्त एक गहरा संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई का जिस तरह से अंत किया गया है, ईरानी जनता ने उनको एक महान योद्धा और शहीद के रूप में उनको याद कर रही है और उनके खत्म किए जाने के खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ उनकी जगह अंतरिम जो लीडर सर्वोच्च नेता चुने गए हैं वो आयतुल्ला अली रेजा अराफी साहब हैं। लेकिन बाद में एक मुकम्मल एक स्थायी नेतृत्व चुना जाएगा, लेकिन अभी चूंकि एक संकट की स्थिति है इसलिए अंतरिम प्रधान बनाना पड़ा। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने पहले दिन ही हमले के ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को खत्म किया, उससे निश्चित रूप से इजराइल और अमेरिका की जो लीडरशिप है, इसकी ख्वाहिशें या उसकी जो प्लानिंग है उसको बल मिला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुनिया को जानने वाले और ईरान को भी जानने वाले मानते हैं कि भले ही उनको लगे कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन इससे ईरान का मनोबल खत्म वो कर लेंगे, तोड़ देंगे, ये इतना आसान नहीं है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ईरान इस लड़ाई को लड़ पाएगा। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की है या ये लड़ाई फैल भी सकती है, क्योंकि ईरान, अब आज की ही खबर मैं आपको बता दूं कि वो अमेरिका के एक बहुत बड़े वॉरशिप अब्राहम लिंकन पर उसने अटैक किया है बैलिस्टिक मिसाइल से। इसके अलावा उसने इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी अटैक किया है और कैजुअलिटी भी दर्ज हुई है। और इजरायली जो न्यूज एजेंसी है उसने इसको सर्कुलेट भी किया है, इस खबर को सामने भी लाया है और इजरायली स्टैब्लिशमेंट ने भी इसकी पुष्टि की है। ये जो मसला है, और इसके अलावा आप जानते हैं बहरीन पर कल ही बहरीन के सैंड अड्डे पर बहुत बड़ा अटैक किया था और भी कई जगहों पर किया है, सऊदी से लेकर के यूएई, हर जगह, ओमान तक पर अटैक हो गया। जबकि ओमान के जो विदेश मंत्री थे वो मध्यस्थता जो ईरान और अमेरिका के बीच चल रही थी उसमें एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण मध्यस्थ थे। आश्चर्यजनक है कि ओमान पर क्यों ऐसा हो गया। ये कोई गलतफहमी में हुआ हमला या जानबूझकर हुआ, इसको लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज यही प्रश्न है सबसे बड़ा कि क्या ये मसला केवल ईरान तक नहीं रहेगा, क्या इससे पश्चिम एशिया पूरा प्रभावित होगा या इससे बाहर भी मामला जा सकता है। कितना बड़ा ये संकट है, एक इंडियन के रूप में हम कैसे इसको देखें। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेस्ट एशिया के जानकार संजय कुमार जी, और नमस्कार, और साथ में हमारे साथ हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सुहेल वहीद। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एज ए वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। हमारा सबसे पहला यही सवाल है कि क्या इस लड़ाई को आप देखते हैं कि केवल ये अमेरिका इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ है, या इस लड़ाई के बहुत सारे कोण आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारा आपको अलग अलग ध्रुव दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ी फैलती हुई लड़ाई नजर आ रही है आपको। देखिए ये मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में ये एक एक 100 साल में जो 4-5 टर्निंग पॉइंट्स आए हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स है। पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में पहली दफा जो टर्निंग पॉइंट्स आए वो 1918 में, जब ओटोमन एम्पायर खत्म हुई। उसके बाद आप देखिए पश्चिम एशिया में जब तेल तेल निकले तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था उस रीजन के लिए। उसके बाद इजराइल की स्थापना 1948 में। उसके बाद आप देखिए
1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया और वो तख्ता पलट हो गया, पहलवी डायनेस्टी खत्म हो गई, और 2003 में जब जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पहल पर इराक, लीबिया और सीरिया में ये सत्ता पलटने की बात हुई और पलट भी दिया। ये सब टर्निंग पॉइंट्स है। आज खमैनी के मरने के बाद, उनके शहादत के बाद, ये भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो मिडिल ईस्ट केवल ये मिडिल ईस्ट के शक्ल सूरत को नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे रीजन को, पूरे दूसरे इलाकों में, क्योंकि मिडिल ईस्ट केवल मिडिल ईस्ट के लोगों द्वारा भरा हुआ नहीं है। मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका है जहाँ पे भारत के करीब करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं, और भी दुनिया के बहुत सारे लोग रहते हैं, और ये एक हब है, एक हब है, इकोनॉमिक हब है। तो ये अगर ये रीजन डिस्टर्ब होता है तो नेचुरली ये पूरा 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 इलाका, पूरे वाइडर वर्ल्ड डिस्टर्ब होंगे। देखिए इसमें इसके इतिहास ही गवाह है। 2000 ज्यादा पुराना 2003 में जब अमेरिका ने कोशिश की कि सद्दाम हुसैन को हटाया जाए, लीबिया में कर्नल गद्दाफी को हटाया जाए, और असद के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ा सीरिया में, तो क्या हुआ अंजाम? सद्दाम हुसैन के बाथ पार्टी ने जो जो उनके उसके लोग थे वो आईएसआई बना लिए, और एक ऐसा रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन आया जो पूरे रीजन को डिस्टर्ब कर दिया। सीरिया से लेकर पूरा वो इलाका डिस्टर्ब हो गया रेडिकलाइजेशन से, और एज ए रिजल्ट इतनी बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस हुई उस इलाके में कि वो यूरोप डिस्टर्ब हो गया। पूरे यूरोप में कम से कम 50 से 60 लाख रेफ्यूजी चले गए, और एज ए रिजल्ट यूरोप के बहुत सारे देश जहाँ पे एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस था, वो डिस्टर्ब हो गया। और जर्मनी जैसा देश जो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमेशा वो रेडिकल पॉलिटिक्स को अवॉइड करते आ रहा था, वहाँ पे एक एएफडी जैसी पार्टी, अल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी, जो हिटलर के विचारधारा के साथ मेल रखती है, वो उसका उपज होता है। और आज एएफडी जर्मन के बुंडेस्टाग में, वहाँ के पार्लियामेंट में मेजर अपोजिशन पार्टी बनकर खड़ी हो गई। इसका इसका ये इसके पीछे मिडिल ईस्ट का डिस्टर्बेंस बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से वहाँ के रिफ्यूजी क्राइसिस जो मिडिल ईस्ट से निकला, सीरिया के लोग और में दूसरे इराक और अदर कंट्रीज के लोग जो मिडिल ईस्ट गए, जो यूरोप गए, प्लस अफगानिस्तान से भी, जो ये अफगानिस्तान में भी जो डिस्टर्बेंस किया अमेरिका ने किया, अफगानिस्तान से रिफ्यूजी जो हजारों की संख्या में यूरोप गए, तो यूरोप की पूरी शक्ल बदल गई, यूरोप का पूरा राजनीतिक स्वरूप बदल गया आज। और फिर मिडिल ईस्ट में जो रेडिकलाइजेशन का दौर चला, इसकी वजह से कितने मुल्क डिस्टर्ब हो गए, और वाइडर वर्ल्ड भी ये हमारे ये रेडिकलाइजेशन, आईएसआई जैसे संगठन अफगानिस्तान पहुंच गए, बांग्लादेश पहुंच गए, इंडिया में भी उसके कुछ तार निकल आए। तो कहने का मतलब कि अगर आज ईरान डिस्टर्ब हो रहा है, ईरान के रेजीम को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका ये सीधा सीधा ये है कि वो कोशिश अगर अमेरिका अपने हितों के लिए कर रहा है और इजराइल अपने हितों के लिए कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान केवल ईरान वाले को नहीं होगा, बल्कि पूरे रीजन में होगा। देखिए ईरान एक सऊदी अरेबिया के बाद मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क है, एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। पर्शियन रीजन कहलाता है। पर्शियन सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। वहां से कितने लोग निकले, कि एक अपनी सभ्यता है। आज भारत पर्शियन इन्फ्लुएंस भारत में हर एक जगह आपको मिल जाएगा, वो पर्शिया है। तो आज अगर वो रीजन डिस्टर्ब होता है, तो आप समझिए कि पूरा इकोनॉमी उस रीजन का डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देखिए पिछले 2 दिन से क्या हुआ। कल से दुबई का एयरपोर्ट बंद है, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे एयरपोर्ट बंद हैं, पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हैं। अगर आज ईरान डिस्टर्ब्ड होता है, और ईरान में अगर किसी भी ढंग से जबरदस्ती आप रेजीम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? उसमें ये होगा कि रेडिकल एलिमेंट्स उभर आएंगे, रेजिस्टेंस फोर्स उभर आएंगे, जो केवल ईरान को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे मुल्कों को भी डिस्टर्ब करेंगे जो ईरान के साथ खड़े नहीं है, जो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ खड़े नहीं है। तो एज अ रिजल्ट जो वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज
जो अपने को इकोनॉमिकली रीमॉडल करने की कोशिश कर रहे थे। एक एक कोशिश थी, जैसे आप सऊदी अरेबिया एक विजन लेके चल रहा है, 2030 विजन लेकर चल रहा है, जिसमें उसकी कोशिश है कि एक नॉन ऑयल इकोनॉमी को वो आगे बढ़ाए, जिससे वहाँ का समाज ही नहीं, वहाँ का इकोनॉमी भी बदले और वो मेन स्ट्रीमिंग कर ले अपने आप को, और ऑयल डिपेंडेंसी जो पेट्रोल पे जो डिपेंडेंसी है सऊदी अरेबिया के का वो खत्म हो, और वो अपने को ऐसे एक नया दुबई बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें केवल वहाँ के लोग ही नहीं, दुनिया से लोग आकर इन्वेस्टमेंट करे और एक नया इकोनॉमिक हेवन वो बनकर उभरे। वही कोशिश बहरीन भी कर रहा है, कतर भी कर रहा है, यूएई पहले से ही कर रहे थे, तो बहुत सारे मुल्क उस इलाके में कर रहे हैं। अगर ये डिस्टर्बेंस अमेरिका और इसराइल के द्वारा जो डिस्टर्बेंस है, वो पूरे इस्लामिक मुल्क जो रीमॉडलिंग और रीमॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, उसको डिस्टर्ब करेगा, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेटबैक होगा, और यही चीज़ मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज को भी खटकेगा, और वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका पे प्रेशर डालकर इस युद्ध को जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करे, और एक ईरान को उस हद तक डिस्टर्ब ना करे जिससे उन लोग भी प्रभावित हो जाए। और ईरान से आपको एक पता होगा, ईरान से ही गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या, हॉर्मुज की खाड़ी, जिससे दुनिया में 20% से ज़्यादा ट्रेड उस इलाके से होता है। अगर आज ईरान डिस्टर्ब हो जाता है तो, और वो खाड़ी बंद, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो बंद हो चुका हाँ, तो कितने लोग डिस्टर्ब होंगे। है। तो जी, ये जो अब अमेरिका की सनक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो सनक है, और इजराइल की जो राजनीतिक समझिए कि जो लालचपन है, और वो जो एक प्रीडोमिनेंस अपना मिडिल ईस्ट में बनाना चाहता है, इसकी वजह से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर दिया। आप समझिए ये रमदान का मंथ है, इनका सबसे होली मंथ होता है, ये होलीएस्ट मंथ होता है। उस मंथ में बिना किसी प्रोवोकेशन के आपने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को डिस्टर्ब। जी संजय जी, मैं सुहेल के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सवाल और आपका छोटा जवाब। आप जो बात कह रहे हैं, क्या ये बात जो पश्चिम एशिया के और जो मुल्क हैं, आप इस्लामी मुल्क कह सकते हैं उनको, क्या वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो मुश्किलात हैं, ये जो भविष्य का संकट है बहुत बड़ा, जो उनकी मॉडर्नाइजेशन की पूरी यात्रा को खत्म कर देगी, डिसरप्ट कर देगी, उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करेगी, उनकी जिंदगानियों को परेशान करेगी, क्या वो ये नहीं समझ रहे हैं? और दूसरी बात, क्या ईरान भी नहीं समझ रहा है कि वो अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं उनको निशाना साधने के साथ ही इन हल्कों के, इन मुल्कों के रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहा है? ओमान जैसे मुल्क पर भी हमला उसने कर दिया, जो कि एक निगोशिएटर था, आई मीन जिसके विदेश मंत्री मध्यस्थता कर रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में कल तक, परसों तक। तो ये क्या संकट है? तो देखिए, ईरान आज उस स्थिति में है कि उसके लिए एक अस्तित्व की लड़ाई है। जब अस्तित्व की लड़ाई है तो उसमें वो ये नहीं देखते कि अब आगे कौन टारगेट आ रहा है। आप समझिए कि ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई, तो ईरान उस स्थिति में है, और वो ईरान उन देशों को टारगेट कर रहा है जिसका संबंध, और जहाँ पे अमेरिकन बेड़ा है और अमेरिकन अमेरिकन फोर्सेस हैं। बहरीन में उन इलाकों पे हमले हुए जहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस थे, और यूएई वगैरह भी उन इलाकों में है जहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस है। और यूएई तो ओपनली अब इसराइल का सबसे क्लोजेस्ट अलाई उस इलाके में बन गया है। यही वजह रहा कि सऊदी अरेबिया से उसके संबंध खराब हो गए, और वो ओपनली एक जायनिस्ट फोर्सेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अटैक है, आप देखिए इस अटैक में, ये अगर मिडिल ईस्ट के दूसरे देश ये समझ रहे हैं, सऊदी अरेबिया जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो काफ़ी अपनी नाराज़गी पहले जताते रहा है अमेरिका से कि आप इस युद्ध को शुरू ना करें। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अब वॉशिंगटन पोस्ट में ये रिपोर्ट है कि जो सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान ने बोला कि आप युद्ध शुरू कीजिए, जो मुझे प्लांटेड स्टोरी लगती है। कहीं से भी ये सऊदी हित में नहीं था, और कहीं से भी अगर आप ऐसे रेजिम चेंज करें जो इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्स बना कर रखा है, और इजराइल की ताकत को चैलेंज करता है, तो आप समझिए कि जो
सऊदी अरेबिया भी सेफ नहीं है, उनके लिए भी खतरा है कि वहाँ भी रेजिम चेंज हो सकते हैं। तो ये एहसास है, और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे इस्लामिक मुल्क एक ओपनली ईरान को कंडेम नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो वो उनके खिलाफ उनके ही लोगों में रोष होंगे, और जो आप ये क्लरिक्स के थ्रू और दूसरे मीन्स के थ्रू ये रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। राइट, राइट। स्वेल, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? और जो संजय जी ने अभी कहा कि क्या ये जो पश्चिम एशिया के और मुल्क हैं जो अमेरिका के नजदीकी रहे हैं, ज्यादातर मुल्क इसमें, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है और बढ़ती नजर आ रही है खामेनेई के निशान सत्या के बाद, तो ये जो मुल्क हैं वो भी प्रभावित होंगे, उनकी इकोनॉमी प्रभावित होगी, उनकी जनता प्रभावित होगी, इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा। ये क्या वजह है कि सब लोग इस तरह से खामोश हैं? क्या अमेरिका का डर है, इजराइल का डर है, या आपस का द्वेष है, आपस का झगड़ा है? टुंडे जी, हम इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। हम आपको ईरान की झलक, ईरान के कल्चर, ईरान की तहजीब, ईरान के खान पान, ईरान का उठना बैठना, ईरान का मजहब अगर देखना हो तो लखनऊ आइए। यहाँ के इमाम बाड़े जो हैं, चाहे शाह नजफ का हो चाहे छोटा इमाम बाड़ा हो, ये ईरान और इराक के जो वहाँ के जो इनके शिया मुसलमानों के जो मजहबी जो मकबरे हैं उनके रेप्लिका के तौर पे बनाए गए हैं। और यहाँ के मुहर्रम जो है वो शाही मुहर्रम होते हैं, जो उस जमाने में शिया मुसलमानों के जो किंग थे उन्होंने शुरू किए थे, और वो पूरे के पूरे सब ईरान की तहजीब उसमें शामिल होती है। हम लोग कभी कभी इस बारे में बात भी करते हैं कि हम लोग लखनऊ में नहीं, जैसे हम कल रात में भी हम हुसैनाबाद में थे, कल सुबह खामनाई की मर्डर, खामनाई की हत्या का ऐलान हो चुका था, तकरीबन हो चुका था, कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन भी लोग मान रहे थे कि हाँ ऐसा हो चुका है। लेकिन और जब हम गए हैं तो कल हमने पहली मर्तबा देखा कि पुराने लखनऊ में सन्नाटा सा छाया हुआ था, और मेरे चलने से कुछ पहले ही वहां पे भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। तो लखनऊ के जो मुहर्रम है उसमें जो मातम का जो कल्चर है, वो मातम कल रात से ही शुरू हो गया था। जैसे ही उन पर अंदाजा हुआ या भनक लगी ये खामनाई साहब अब नहीं रहे हैं, वो कल रात से ही मातम हो रहा था। इस वक्त भी पुराने लखनऊ में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कहिए या मातम कहिए या सौरो, मतलब वो अपना गम का इजहार कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग मातम कर रहे हैं, जो यहाँ का एक कल्चर है, शिया कल्चर है, जो ईरान का कल्चर है। अब जहां तक बात है इकोनॉमिक इश्यूज की या अमेरिका की, तो जो लखनऊ ही वो अकेला सेंटर है जहां से सबसे ज्यादा शिया मजहब के बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं ईरान पढ़ने जाते हैं। यहाँ सुल्तानुल मदारिस, वो मदरसा जहाँ कैफी आजमी आए थे और वहीं से वो कम्युनिस्ट बन गए, वो यहीं पे है, वहां से सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं। तो यहाँ हमको जब तब ईरान देखने को मिलता है। ईरान का जो सबसे बड़ा लखनऊ में जो डिस्कशन होता है ईरान पे, कि ईरान मुसलमानों के मतलब जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसमें शायद तुर्की के बाद इकलौता कंट्री है। तुर्की चूंकि अमेरिका का आर्मी बेस रखता है तो उसको ज्यादातर मुसलमान मानते नहीं है, वो कहते हैं अमेरिका का पिट्ठू वो भी है। लेकिन ईरान इकलौता कंट्री है, पाकिस्तान को भी नहीं मानते, वो भी अमेरिका का पिट्ठू उसको माना जाता है। ईरान इकलौता कंट्री है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सारे मुस्लिम मुल्कों से ज्यादा सुपीरियर है। एक वही मुल्क है जिसके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपना साइंसी इजादात है, मतलब खोज है, आविष्कारक है वो। बाकी आप देखिए ना, सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका पे डिपेंड करते हैं, हथियार उन्हीं से खरीदते हैं, सारा सब कुछ मानते हैं। तो ईरान की इस मामले में बड़ी यहाँ पे कद्र है, हमको भी ये बात सही लगती है। अब जहां तक बात है 79 के बाद से खामनाई खुमैनी, पहले खुमैनी साहब, उसके बाद खामनाई साहब आने के बाद जो इस्लामी इनकलाब का जो मामला आया, उसको भी कहीं पे भी कोई निगेटिविटी यहाँ पे नहीं नजर आती है उसके बारे में। जैसे हिजाब का मामला था, जो तहरीक शुरू हुई ईरान में, हिजाब बहुत छोटा सा मामला था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम कोई ढील नहीं देंगे, आप जिसको लेना है ढील वो ले ले, हम खुद नहीं देंगे। वो एक जो क्लेरिक्स का अपना जो एक पर्सपेक्टिव होता है। तो कल रात में जब हुसैनाबाद में हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, वहां घंटा घर पे खड़े हुए, तो यही बात हो रही थी कि इकोनॉमी क्या होगी, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी, जो दुबई इतना अच्छा डेवलप हुआ है, यूएई में इतना अच्छा डेवलप हुआ है, दुबई इतना बड़ा बिजनेस सेंटर हो गया है, दुबई हिल्स पे फिरंगियों ने एक इतनी बड़ी कॉलोनी बना ली है, बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर हो गया है, अमेरिकन कंपनीज को दुबई ने इनवाइट कर लिया है, जो कभी सोचा नहीं गया था। 2030 विजन जो सऊदी अरब
का है, उसमें लोग आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की चीज़ जो है उस सबको कोलैप्स कर दे, खत्म कर दे, या उस पे घात-प्रतिघात हो जाए या मुश्किल खड़ी हो जाए। तो सर हम आपको ये बताएँ कि तो वो मामला है ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, ये लड़ाई है, ये जिहाद है एक तरह से, और अमेरिका की इमेज मुसलमानों के मन में, मुसलमानों के दिलो-दिमाग में बहुत खराब बनी हुई पहले से है। और हम आपको एक बात बताएँ, ये जो शिया-सुन्नी का मामला है, बाकी सारे मुल्क, मुझे ईरान, इराक, यमन और एक और कौन-सा कंट्री है, इसको 3, 4, 5 को छोड़ के सब तो सुन्नी कंट्री है। लेकिन ये या जो खामनाई का जो करेज था, और अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ जो वो एक्सटेम्पोर बोलते थे, और इसराइल के बारे में जिस तरह से बात करते थे, वो जो मतलब करेजियस स्टेटमेंट्स होते थे, उसने सारे मुस्लिम वर्ल्ड का दिल जीता है। पार्टिकुलरली हम यूथ की बात करेंगे, हमने बहुत लोगों से बात की, उर्मिलेश सर तो हमारे बॉस रहे हैं एक तरह से, वो जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लिख लेते हैं, तो हम जाते हैं तो लोगों से बात करते हैं। कल भी हमने बहुत लोगों से, लड़कों से बात की, लड़कियों से बात की, उसमें शिया भी थे, सुन्नी भी थे। कहेंगे नहीं, खामनाई इज द बेस्ट, वो तो हमारा लीडर है, वो एट पार शिया सुन्नी से। तो खामनाई साहब का एक जो ऑरा क्रिएट हुआ, वो शिया सुन्नी से ऊपर का क्रिएट हुआ। और जहां तक जंग की बात है, ये जंग तो होनी ही थी, तो 4-5-6 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। सभी लोग मान रहे थे कि तो हमला तो करेगा ही अमेरिका। लेकिन और मैं ईरान तो सुहेल जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं स्पेसिफिक ये आपसे समझना चाहता हूं कि जो संजय जी ने कहा वही बात आप कह रहे हैं। जी अंतर बस ये है कि आप इसमें खामनेई साहब को थोड़ा सा और उन पर ज्यादा बोल रहे हैं। हम ऑलरेडी जी कल बोल चुके हैं हम लोग। कल जी भी हम लोगों ने इस पर विचार, हम आज आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, ओमान हो, कोई भी मुल्क हो, ये सभी मुल्कों को मालूम है कि अगर ये जंग बहुत लंबी चली तो जाहिर है ये केवल ईरान तक नहीं रहेगी, समूचे पश्चिम एशिया को ये प्रभावित करेगी, गल्फ को प्रभावित करेगी, तेल की पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करेगी। तो क्या ये मुल्क आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं कर सकते, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बात कर सकते कि भाई ये लड़ाई बंद होनी चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि सुन्नी और शिया में कोई मतभेद नहीं है, ठीक है, मान लिया लखनऊ में नहीं है, लेकिन क्या इन मुल्कों में जो शिया सुन्नी के बड़े आई मीन सेंटर्स हैं, क्या यहाँ पे इस तरह का कोई कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं इमर्ज कर रहा है कि भाई ये लड़ाई थमे, क्योंकि हम सब पर ये भाई पड़ जाएगी, सबके लिए मुश्किलात पैदा करेगी। सर, ये कंसर्न आपका है, और संजय जी तो खैर विशेषज्ञ हैं। हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, उससे जो हमने यहाँ लोगों से बात की है, और आप सीनियर से जो हम बात करते हैं, ये समझौता तो होना ही, करना ही पड़ेगा, टेबल पे तो आना ही पड़ेगा। उसके बाद भी हो सकता है कि जंग चलती रहे, जैसे कि गाजा वाला मामला आप देख लीजिए, टेबल पे आने के बाद भी, एग्रीमेंट होने के बाद भी, होने के, और ये जो अब्राहम अकॉर्ड वाला मामला लंबित है, या वो चाहते हैं लोग कि हो जाए, सऊदी अरब भी चाहता है, और हमास ने 2007 में अगर वो हमला न कर दिया होता तो अब्राहम अकॉर्ड हो ही गया था। तो कहीं ना कहीं तो इनको मिलना ही पड़ेगा। लेकिन जंग, मेरा अपना अंदाजा है, जितना हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख पाते हैं, ये जंग नहीं रुकेगी। हो सकता है जलडमरू वाला रास्ता खुल जाए, ये हो जाए, जैसे ईरान इराक की का युद्ध याद करें आप, तो या तमाम सब चीजों के बाद भी जंग नहीं बंद हुई थी। ये ईरान की फितरत में है, ये उसके नेचर में है। अब देखिए ना, वो समझौता करने के बाद, जैसे इसराइल भी है, तो समझौते होते रहते हैं, लेकिन वो अपनी करके गुजरने वाला मामला है। तो ईरान और इसराइल का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में कुछ कुछ मेल है। तो जंग तो चलेगी, क्योंकि अपने अपने स्कोर उनको सेटल करने हैं, और बिजनेस भी करना है, रहना भी है। दुबई का खलीफा बुर्ज गिरने नहीं देना है, यूएई का भी अपना बिजनेस चलना है, वो सब भी सारे इंटरेस्ट भी वो मीट आउट किए जाएंगे। लेकिन लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई नहीं रुकने वाली है। थोड़ा बहुत जो हम समझ पाते हैं वो इतना ही, लड़ाई चलेगी, क्योंकि ये, इसमें मजहब भी शामिल है, इसमें इकोनॉमी भी शामिल है, उसमें एक ईगो भी शामिल है। वो जो हम बार बार कह रहे हैं ना, वो करेजस स्टेटमेंट्स जो आए थे, वो जो करेज दिखाया गया, उसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता। हो सकता है मैं अपनी बात अच्छे से नहीं कह पा रहे हूं, लेकिन ईरान का जो एक करेजस कैरेक्टर बन गया है, वो उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर वो विड्रॉ कर लेगा। जी, बिल्कुल आखिर में एक और सवाल सुहेल आपसे, फिर मैं संजय जी के यहाँ जाऊंगा और कार्यक्रम को कंक्लूड करेंगे हम लोग। आपको क्या लगता है कि क्या ये रिजिम चेंज तक ही सीमित लड़ाई है,
क्या अमेरिका और इजराइल दोनों मिल के रिजीम चेंज कराकर सब कुछ सेटल कर लेंगे, या ईरान इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर रिजीम चेंज हो जाए तो भी या न हो तो भी ये लड़ाई जारी रहेगी? नहीं, ये जितना हम जानते हैं और हमने जिन लोगों से बात की है, लखनऊ बहुत बड़ा सेंटर है ईरान से आने-जाने वालों का। यहाँ से बहुत से लोग, इनके मौलवी लोग जो हैं, इनके जो बड़े जो क्लेरिक्स हैं, जो काली पगड़ी बाँधते हैं, उनसे हम बात-वात करते हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा ये अभी नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ऐसा कर पाएँगे। हाँ, ये हो सकता है कि इसी रेजीम को जो आई है या इसके बाद जो आए, वो कुछ रास्ता निकाले। ये लोग समझदार लोग हैं, बहुत ठीक-ठाक लोग हैं। रेजीम नहीं चेंज कर पाएँगे। कोई अगर ये सोचे कि अमेरिका लाके वो पहलवी के जो बेटे हैं उनको बिठा देगा और इज़राइल उनको ऐसे जाके इंस्टॉल कर देगा, ये मेरे ख़्याल से तो ये मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो हिजाब वाला जो मूवमेंट चला था और वो लड़कियों ने जो प्रोटेस्ट किया था, वो उसकी संख्या सीमित है और वो ज़्यादातर उसको सपोर्ट विदेशों से मिला था, यूरोप से मिला था, अमेरिका से मिला था। वहाँ पे जो लोग हैं, वो इस तरह से नहीं है। और दूसरी एक बात और हम सभी लोग जानते हैं, संजय जी तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, आप भी सब जानते होंगे, ईरान में औरतों का रोल बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा है। मार्केट में, इकोनॉमी में, बिज़नेस में वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, हेडस्कार्फ की पाबंदी है, ये ठीक है, उसी के खिलाफ मूवमेंट था, लेकिन उनका रोल सोसाइटी में बहुत बड़ा है। तो ऐसा कुछ है नहीं वहाँ जैसा पोर्ट्रे किया गया है। ओके रेज़ीम मुझे नहीं लगता चेंज। संजय जी, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, कि जो बड़ी शक्तियां दुनिया की हैं अमेरिका से बाहर, मैं सीधे चीन और रूस की बात कर रहा हूं। आप यूरोप को छोड़ दीजिए, क्योंकि यूरोप का जो पूरा जो जितने महत्वपूर्ण देश हैं वो उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया कि वो एक ऑब्जेक्टिव होकर, निष्पक्ष होकर इस पूरी क्राइसिस को खत्म करने के बजाय एक सीधा पक्ष ले रहे हैं ज्यादातर मुल्क। लेकिन क्या रूस और चीन, जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोल तो रहे हैं, लेकिन वो ईरान की कोई मदद नहीं कर पाते नजर आ रहे हैं, तो क्या भविष्य में कि रिजीम चेंज या रिजीम नो चेंज, लेकिन जो क्राइसिस बढ़ रही है लगातार, युद्ध के फैलाव की जो आशंका बढ़ गई है पूरे मिडिल ईस्ट में या यूं कहा जाए वेस्ट एशिया में, क्या इसको रोकने के लिए, ताकि पूरी इकोनॉमी प्रभावित तो हो, क्योंकि चीन का भी मामला है, रूस का भी मामला है, सबको जरूरत है, क्या वो कुछ पहल करेंगे? और क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का लीडरशिप जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि चीन और रूस जो कहें उस पर वो कुछ बात माने, निगोशिएशन के लिए तैयार हो जाए? क्या ऐसी कोई बात आपको लग रही है? देखिए, चाइना काफ़ी इन्वेस्टेड है ईरान में, और ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ जो चाइना फेल होते हुए नहीं देख सकता, और वो राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तो ओपनली चाइना मेरे ख्याल से वो सपोर्ट तो नहीं कर रहा, ओपनली आर्म्स और युद्ध में तो नहीं भाग लेगा, लेकिन जो मेरा जो रीडिंग है, चाइना भीतर से ही ईरान को सपोर्ट कर रहा है। उसने वो स्टेटमेंट भी दिए, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए, ईरान जितना लंबा युद्ध खींचेगा और अमेरिका जितना इसमें इन्वॉल्व होता जाएगा, ये वही ट्रैपिंग में फंस जाएंगे अमेरिका वाले जो रूस यूक्रेन में फंस गया। एक एक वो भी स्थिति उभर सकती है, और मेरे ख्याल से ये रशिया और चाइना के लिए एक आइडियल सिचुएशन होगा, अमेरिका को ट्रैप करके वहाँ पे उसको एक शिकस्त दी जाए और उसको ह्यूमिलिएट किया जाए। एक स्थिति ये भी बन सकती है। और लेकिन है कि ये कितना दिन लड़ाई लेकिन ये चलेगा। चाइना, मेरे ख्याल से चाइना, रशिया ईरान को अपने हाथ से जाते हुए नहीं देख सकती कि अमेरिका उस पे टोटल कब्जा कर लिया और प्री 79 वाली सिचुएशन वहाँ पे हो जाए। दूसरी बात, अगर ऐसा किसी भी ढंग से अमेरिका ज़बरदस्ती भी कर लेता है तो ईरान एक स्टेबल मुल्क नहीं रहेगा, वहाँ पे पॉलिटिकल एक राजनीतिक रूप से अस्थिरता रहेगी, बहुत सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स उभरेंगे जो अमेरिका परस्त रेजीम और सरकार होगी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, जो मेरे ख्याल से दूसरे मिडिल ईस्ट देश को भी पसंद नहीं आएगा। अगर आर्थिक रूप से ऑफकोर्स डिस्टर्ब तो होंगे ही, राजनीतिक रूप से अगर जो चेतना उस उन इलाकों में जगेगा, वो मेरे ख्याल से जो किंगडम है वो भी डिस्टर्ब होंगे, अगर वहाँ के लोग भी एक जागरूक होंगे और एक पॉलिटिकली एक्टिव हो सकते हैं।
ये ऐसे ही युद्ध इतिहास ऐसे ही बनता है, और ये सारे ह्यूमन बीइंग्स है, वी रिएक्ट। और एक हद तक आप चीजों को में सहन कर सकते हैं, एक सीमा पार कर जाने के बाद सारी हदें पार कर जाते हैं, और एक नया रेवोल्यूशन निकल आता है, एक नए ढंग से राजनीतिक व्यवहार लोगों का निकल कर आता है। तो वो स्थिति मिडिल ईस्ट वाले अभी तक जो झेले नहीं है, वो स्थिति नहीं आने देना चाहते। तो मेरे ख्याल से वो चाहेंगे, सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्क जो उस इलाके में है, कि अमेरिका को समझाए और युद्ध को किसी भी ढंग से रोके, क्योंकि ये उनके लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। दूसरी बात, जो लास्ट पॉइंट, कि देखिए मिडिल ईस्ट इज नॉट ओनली मिडिल ईस्ट फॉर मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में दुनिया भर के लोग रहते हैं। हमारे इंडिया से 90 लाख से 1 करोड़ के लोग पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। इकोनॉमिक स्टेक है। दुबई को तो अब बोलने लगे कि इंडिया का 29वां राज्य है, ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो कहने का मतलब कि इतनी बड़ी आबादी उस इलाके में रहती है, अगर वो रीजन डिस्टर्ब हो जाता है पॉलिटिकली, तो और इकोनॉमिकली डाउनफॉल होता है उस रीजन का, तो भारत के लिए कहीं से भी ये फायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि भारत भी अभी खुलकर इसमें अपनी भूमिका निभाए, समझाने की कोशिश करे। भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे हम अगली चर्चा इसी विषय पर करेंगे, अगली चर्चा में हम इसको डालेंगे। लेकिन अभी आज हम संजय जी इसी आपकी टिप्पणी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। हम 34 मिनट से ऊपर क्रॉस कर गए हैं संभवतः। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी हमारी आज की चर्चा? हमारे दोनों टिप्पणीकारों ने जो कुछ कहा है उस पर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या विचार है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार।